हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका कॉमर्स रेगुलर की क्लासेस में स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था लेखांकन की अवधारणाएं, मतलब संकल्पनाएं क्या होती हैं। हमने कौन कौन सी संकल्पना पढ़ ली थी इनकी? पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा, लागत अवधारणा, दिव्य पक्षीय अवधारणा और आगम मान्यता की संकल्पना मतलब अवधारणा और मिलान अवधारणा। हमने ये पढ़ लिए थे कल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या कहती है? उपार्जन अवधारणा क्या कहती है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि लेखांकन उपार्जन के समय किया जाता है, ना कि वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय किया जाता। मतलब लेखांकन उपार्जन कि तुमने जो भी उपार्जित कर लिया, देखो जैसे उधार क्रय विक्रय, बकाया आय या व्यय को चालू वर्ष में लाभ हानि में शामिल किया जाता है। जो हमारी अक्रूड इनकम होती है, हम कहाँ लिखते हैं? P&L के क्रेडिट साइड, है ना। डेबिट साइड तो हमारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आते हैं, और अक्रूल इनकम और अनअक्रूड इनकम हमारी P&L में क्रेडिट साइड जाती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्रय विक्रय हो गया हमारा, जैसे उधार क्रय विक्रय, ठीक है। बकाया आय मतलब अक्रूड इनकम, और व्यय मतलब अनअक्रूड इनकम मतलब अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम, ठीक है। ये हमारी कहाँ जाती है? हमारी P&L में जाती है। जो चालू वर्ष के लाभ हानि में शामिल, जो हमारा करंट ईयर का मतलब हम अगर इस साल अगर हम पिछले साल का वो बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, तो उसमें हम इन्हें शामिल करेंगे, ठीक है। यह लाभ हानि की गणना का श्रेष्ठ आधार है। वस्तुनिष्ठता की अवधारणा क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? कि लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा लेखापाल से प्रभावित नहीं होने, मतलब लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा लेखापाल से प्रभावित नहीं होने चाहिए। यह तभी संभव है जबकि रिकॉर्ड किए गए लेन देनों के स्रोत प्रलेख डॉक्यूमेंट्स प्रमाण को से सत्यापित किया जा सके, ठीक है। हमारे सोर्स प्रलेख क्या होते हैं? हमारे स्रोत प्रलेख और सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हमारा बीजक हो गया, ठीक है, रसीद हो गई हमारा, ठीक है। इस तरीके क्या है? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कब होते हैं? ये लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा लेखापाल से प्रभावित नहीं होता। अगर हमारा लेखांकन है, किसी अच्छे व्यक्ति को देख के क्या वो प्रभावित हो जाएगा? नहीं, जब वो काम करेगा तब प्रभावित होगा, है ना। तो लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा लेखापाल से प्रभावित नहीं होने चाहिए, यह तभी संभव है। अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसे लोन दे दो, भाई मैं कैसे मान लूँ ये व्यक्ति अच्छा है? मैं तो इसे लोन नहीं दे सकती, है ना। तो क्या, जब हमारे पास कोई स्रोत प्रलेख हो, जब हमारे पास कोई स्रोत मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट हो हमारे पास, तो हम उनसे मानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट मतलब कोई उसका वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हम स्रोत प्रलेख देखेंगे, तब हम उसे मानेंगे कि ये व्यक्ति हाँ अच्छा है, तो हम उसे तब लोन दे देंगे, ठीक है। लेखा उन्हीं का करो जिनका सोर्स डॉक्यूमेंट हो। हमारे पास जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका लेखा करो। अगर हाँ हमारे पास रसीद है तो लेखा करो, ठीक है। अगर हमारे पास बैंक की जमा पर्ची है तो लेखा करो। उधार क्रय विक्रय के लिए हमारे बीजक है तो लेखा करो, ठीक है। इस तरीके से जिनके हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो उसी का लेखा करो। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है कि सब कुछ पूर्णतः प्रकट कर दो। चाहे तो बैलेंस शीट के अंदर करो, ये चाहे तो P&L के अंदर करो, चाहे बाहर करो। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस के अंदर सब कुछ लिख देते हैं, जो नहीं आता उसे हम एडजस्टमेंट के रूप में नीचे लिख देते हैं ना, एडजस्टमेंट करते हैं ना हम फिर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चनों में, तो वो है ये। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहती है? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहती है कि आवश्यक सूचनाओं को वित्तीय विवरणों में शामिल करना, जिससे व्यापार की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। आवश्यक सूचनाओं को वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया हमारा, वित्तीय विवरणों में शामिल करना, जिससे व्यापार की
वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। जैसे चिट्ठे में विनियोग लागत मूल्य के साथ बाजार मूल्य पर भी प्रदर्शित करना चाहिए। जो हमारी लागत मूल्य है और जो बाजार मूल्य, जैसे कि हमारा लागत मूल्य क्या है, जो सबको हम ऐड करके आता है हमारा लागत मूल्य। जैसे हमने माल खरीदा 2000 रुपये का, उस पर हमने 100 रुपये किराया दे दिया, 100 रुपये हमने उस पर चुंगी दे दी, 100 रुपये हमने उस पर क्या दे दिया, भाड़ा दे दिया। ठीक है, तो क्या है, ये सब कुछ मिला के लागत बनेगी हमारी। और बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य अगर हमने 2000 का सामान खरीदा तो 2000 रुपये ही दिखाएंगे हम। बाजार मूल्य का मतलब ये होता है कि बाजार मूल्य जितने में हमने वस्तु खरीदी है उस उतने पर ही लिखो। ठीक है। जैसे देनदारों की अवधि के आधार पर विभाजित करना, जैसे देनदारों की अवधि, कितने अवधि के लिए हमारे देनदार है ना, उस अवधि पर विभाजित करना। संदिग्ध संपत्तियों व दायित्वों को बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट के रूप में लिखना। फुटनोट, बैलेंस शीट के हम क्या करते हैं, नीचे एडजस्टमेंट में लिख देते हैं ना, फुटनोट में चाहे हम उन्हें फुटनोट में लिखें। जैसे चेक अनादरण, बिल अनादरण, देनदार का दिवालिया होना आदि, है ना। जैसे हमारा चेक अनादरण हो गया, मान लो हमारा चेक अनादरण हो गया, तो हम उसका लेखा कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अपना नीचे कर देंगे, है ना। हम दिखाएंगे ज़रूर। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा यही कहती है कि सब कुछ लिखो, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। देखो अब समरूपता या एकरूपता की अवधारणा क्या कहती है। इक्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि विभिन्न वर्षों में समान नीतियों एवं सिद्धांतों, विभिन्न वर्षों में समान नीतियों एवं सिद्धांतों को अपनाना, अर्थात बिना किसी आवश्यक वजह से ह्रास की विधि, ह्रास के दरों या स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन नहीं करना। समरूपता की अवधारणा यह कहती है कि अगर तुमने एक बार कोई विधि अपना ली, मान लो जैसे हमने लीफो अपना ली, ठीक है, या हमने फीफो अपना ली, है ना। लीफो या फीफो अपना ली हमने विधि, तो हमारी क्या है, उस साल हमारी लीफो और फीफो ही विधि चलेगी। हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलेगा हमारा। ठीक है। तो कोई एक हमारा होगा जिस मेथड पर हम अपना ह्रास लगाएंगे, जिसमें हम अपना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। या इसके द्वारा हम क्या करेंगे, अपना स्टॉक को मैनेज करेंगे, है ना। कि स्टॉक जो पहला आया उसे हम पहले निकालेंगे, जो स्टॉक पहला आया उसे हम बाद में निकालेंगे, है ना। कि बाद में आना बाद में जाना, इस तरीके से। बाद में आना, सॉरी, फर्स्ट मतलब पहले आना पहले जाना, और ये क्या है, लास्ट मतलब जो बाद में आया वो पहले जाएगा। ठीक है। वर्षों के समान नीतियों एवं सिद्धांतों का अपनाना, आधार बिना किसी आवश्यक वजह से ह्रास की विधि या ह्रास के दरों या स्टॉक के मूल्यांकन की विधियाँ कौन सी, लीफो, फीफो, हीफो, ये हमारी क्या है, स्टॉक के मूल्यांकन की विधियों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जबकि समरूपता की परंपरा का पालन किया जाए। जो हमारा हम तुलनात्मक करेंगे वो अध्ययन कब संभव है, जब हम क्या करेंगे, समरूपता की अवधारणा का हम पालन करेंगे, है ना। ये तो नहीं है कि हमने एक बार तो लीफो विधि अपना ली, एक बार हमने फीफो विधि अपना ली, है ना, तो उससे तो हमारा क्या ऊपर नीचे हो जाएगा। पता चला इसमें हमारा ज़्यादा है प्रॉफिट, इसमें हमारा कम है, तो हम क्या करेंगे, बार बार चेंज कर रहे हैं हम मेथड अपना। तो उस तरीके से क्या है, समरूपता की अवधारणा तभी इसमें कहलाई जाएगी जब ये एक ही विधि अपनाई जाए। ठीक है। देखो जैसे डेप्रिसिएशन को अलग अलग वर्षों में अलग अलग विधि या दर से चार्ज किया जाए तो व्यापार वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगा अथवा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होगा। अगर हम अपने व्यापार में अलग अलग विधियां लगा रहे हैं ह्रास की, तो क्या वो हमारा वो होगा कि हमारा क्या करेगा, वो अलग अलग विधि से हम उस पर लगा रहे हैं कि चलो मान लो एक बार तो हम लगा रहे हैं इक्वल से, है ना, एक बार तो हम 2,000 रुपये लगा रहे हैं हर साल, है ना। एक बार पता चल रहा है कि हमने 6 महीने तो ये वाला मेथड अपनाया, 6 महीने में क्या कर रहे हैं कि जितना भी हम डैप लगा रहे हैं उसमें से उसे माइनस करके फिर आंसर निकाल रहे हैं, आंसर जो है उस पर फिर हम डैप लगा रहे हैं, इस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो क्या दोनों का अलग अलग निकलेगा, तो समरूपता की अवधारणा का वो उल्लंघन कर रहे हैं हम। ठीक है। देखो रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है। रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, संभावित हानियों के लिए आयोजन बनाना, संभावित हानियाँ के लिए आयोजन बनाना, या संभावित लाभों को ध्यान में नहीं रखना, या लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ ना दिखे। संभावित हानियाँ कि हमें पता है, हम पहले अपने फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, कुछ सेविंग करके रखते हैं, है ना, कि इस फ्यूचर में पता नहीं क्या, जैसे हमारी मम्मी लोग करती हैं ना, कि फ्यूचर में
पापा से पैसे लेके रख लेती हैं वो कुछ, है ना, पापा से पैसे लेके रख लेती हैं और पैसे अपने पास इकट्ठे करती रहती हैं वो, हैं। और जब हमें कभी पापा ना हो घर पे या पापा कहीं बाहर गए हो और बाय चांस कुछ ऐसी मुझे मान लो किसी बच्चे को चोट लग जाए, उसके किसी बच्चे को चोट लग जाए, तो वो क्या करेंगे, उनके पास इतने पैसे हैं कि अपने बच्चों का इलाज करा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर महीने थोड़ा थोड़ा लेके रखा था। ये संभावित हानियाँ हो गई जो कभी भी हो सकती है अचानक। संभावित हानि जैसे हमारा देनदार था, जैसे हमारे लेनदार थे जो हमें जिनसे पैसा लेना था, तो हमारे लेनदार थे, पता चला जी उनमें से एक लेनदार की मृत्यु हो गई, तो उसका पैसा तो हमारा डूब गया अब, है ना, पैसा डूब गया तो क्या वो हमें पैसा देगा? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंड बना लेंगे अपना एक, ठीक है, पहले से। या मान लो दिवालिया हो गया, दिवालिया होने पर क्या वो पैसे देगा? नहीं देगा दिवालिया होने पर, तो क्या हमारा वो ऋण डूब जाएगा। इस तरीके से संभावित हानियों के लिए आयोजन बनाना या संभावित लाभों को ध्यान में नहीं रखना या लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ ना दिखे। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो पर किया जाता है। जैसे कि जो हमारा स्टॉक का मूल्य होता है उसका हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन या तो लागत मूल्य पर करेंगे कि उसकी लागत कितनी है, या फिर हम उसके बाजार मूल्य पर करेंगे, जो दोनों में से कम हो उस पर हम करते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा कि डूबत ऋण आयोजन व बट्टे हेतु आयोजन अदृश्य संपत्तियों का अपलेखन, है ना, मैंने बताया तुम्हें कि जो पैसा हमारा डूब जाएगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपना आयोजन बना के चलेंगे, प्रोविज़न। इन्वेस्टमेंट, है ना, अब क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, विनियोग उच्चवाचन कोष, के हमारे विनियोग जो है वो उच्चवाचन हो रहे हैं, कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पता चले कि हमारी हानि हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते चलेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना चाहिए। जो हमारा संयुक्त बीमा पॉलिसी होती है उसका समर्पण मूल्य कहाँ लिखना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना चाहिए। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था या प्रावधान निगमन के समय ही करना चाहिए। जो ऋण पत्रों पर हमारा रिडम्पशन होता है, जो हमारे डायबेंचर होते हैं, डायबेंचर के रिडम्पशन पर जो दिए जाने वाला जो हम प्रीमियम देते हैं उन्हें, उसकी व्यवस्था या प्रावधान निगमन के समय ही करना चाहिए, है ना। अगर हमने डायबेंचर इशू करे हैं, डायबेंचर इशू हमने कर दिए, तो डायबेंचर जब हमने इशू कर दिया तो उसमें हम अपने प्रीमियम की राशि भी तो लिखेंगे कि हम तुम्हें इतने रुपए प्रीमियम देंगे, तो क्या हो, निगमन के समय ही तय होता है वो, ठीक है। गुप्त संचय का निर्माण, इसमें हम गुप्त संचय का निर्माण कैसे कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता चला, ठीक है, मान लिया कि हमारे पापा को भी नहीं पता चला, हम पापा से अपने पैसे लेके रख रहे हैं, क्या हमने थोड़ी बहुत सेविंग कर ली, तो क्या हम उसे गुप्त संचय, गुप्त तरीके से तो कर रहे हैं हम, है ना वो। अब देखो संपत्ति व आय को कम दर्शाना, संपत्ति व आय को क्या कम दर्शाना, संपत्ति और आय मतलब इनकम को कम दर्शाना, दायित्व व खर्चों को अधिक दर्शाना, जो हमारे दायित्व हैं जो हमें देने हैं और खर्चे हमारे क्या है, अधिक हैं। गुप्त संचय क्यों बनाया जाता है, आंतरिक सुदृढ़ता हेतु, है ना, आंतरिक हम सुदृढ़ बने, ठीक है। इसका अपवाद क्या है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि विंडो ड्रेसिंग किसका उदाहरण है, तो विंडो ड्रेसिंग का उदाहरण मारोगे तुम किसका, रूढ़िवादिता की अवधारणा, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग के विनियोग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, हमारे विनियोग ज़्यादा हैं इस तरीके से दिखाना, अथवा संपत्ति व लाभों को बढ़ाकर दिखाना या अधिक दिखाना। बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं हम, है ना, कि वो हमारी बात का यकीन कर ले, इसलिए हम क्या है, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। इसी तरीके से यह है कि विनियोग को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, है ना, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बढ़ा चढ़ा के हम अपनी मार रहे हैं, बड्डे मार रहे हैं, है ना, उस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अथवा संपत्तियों व लाभों को बढ़ाकर दिखाना या अधिक दिखाना, ठीक है। अब भविष्य में आर्थिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति की जा सके, ठीक है, क्षतिपूर्ति की जा सके हमारी, भविष्य में जो आर्थिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति, हमने क्यों बनाया अपना कोष, ये अब फंड क्यों बनाते हैं, ताकि भविष्य में क्या हो सके, क्षतिपूर्ति की जा सके, राइट ऑफ किया जा सके, ठीक है। अब देखो सारता महत्वपूर्ण की अवधारणा, सारता कह दो या फिर महत्वपूर्ण की अवधारणा कह दो, या फिर क्या कि इस अवधारणा के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना, आधार्थ जो तथ्य आय निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए, जैसे अमाउंट रिटर्न ऑफ करना, राउंड ऑफ करना। तो क्या, जैसे हमारा व्यापार छोटा है, मान लो हमारा व्यापार छोटा है, तो हम 1-1 रुपये का भी हिसाब रखेंगे कि हमारी अमाउंट इतनी थी कि
हमारी अमाउंट इतनी थी 4949 है ना। हम हर एक अमाउंट का क्या रखेंगे, हिसाब रखेंगे उसमें, ठीक है। और अगर बड़ा व्यापार होता है तो बड़े व्यापार में करते हैं कि चलो ऊपर से अगर 10-20 रुपये निकल रहे हैं तो उन्हें छोड़ो, है ना। बड़े व्यापार में तो ऐसे ही करते हैं कि जो छोटी मोटी अमाउंट होती है उसको छोड़ो, और जो पैसे हैं मैन देखो इस तरीके से, जैसे ये अमाउंट है ना। छोटे व्यापार में तो 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं और बड़े व्यापार में नहीं रखते। जैसे 1.2 मिलियन, अगर हमारे रुपए हैं किसी पर 1.2 मिलियन कहेंगे, वो 2 मिलियन के बाद चाहे हमारे कितने 26 रुपये हों या 25 रुपये हों या 50 रुपये हों, तो क्या हो, उसे छोड़ दिया उन्होंने, राउंड ऑफ कर दिए। कितने करो ना, 1.2 मिलियन, ठीक है। आया आपको समझ में? आशा करती हूँ मैं आप सबको आज की वीडियो ये समझ में आई हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट